सो हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है वरुणदीप, जो कि हिक एंटरटेनमेंट नाम की एजेंसी रन करते हैं। और आज का पॉडकास्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से ब्रांड्स और क्रिएटर्स को सेलेक्ट करते हैं, क्या बेसिस होता है उनको रेट करने का, क्या बेसिस होता है पे करने का। मतलब काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में बात हुई है, काफ़ी डीप बातें हुई हैं इस चीज़ों को लेकर। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या फिर अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस कॉन्वर्सेशन से। वरुण भाई, मेरा क्वेश्चन यही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब इस दुनिया में ना, डिजिटल मीडिया की इस दुनिया में दो मेन वर्ड जो बहुत ज्यादा फेंके जाते हैं। एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एक है टैलेंट मैनेजमेंट। तो मेरे को एक तो ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये इंडिविजुअली क्या क्या है, उनमें डिफरेंस क्या क्या है। हाँ, श्योर। तो सबसे पहले तो ना ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये बहुत ही अलग-अलग फ़ील्ड्स को डिपिक्ट करते हैं। अगर आप बोल रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो वो होगा एक ब्रांड साइड का चीज़, और एक अगर टैलेंट मैनेजमेंट ये क्रिएटर साइड का चीज़ होगा। यानी कि अगर एक कंपनी सोली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे फोकस कर रही है तो वो ज़्यादा ब्रांड साइड पे फोकस कर रही है और वो ब्रांड्स के लिए काम कर रही है। जबकि अगर कोई टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है तो वो क्रिएटर्स के लिए काम कर रही है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्टली सबको वैसे पता ही होगा क्या होता है, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो पहले जैसे टीवी पे एड्स चलते थे, सेलिब्रिटीज करते थे एड्स, बट अब सभी लोग ही यूट्यूब पे अपना टाइम बिता रहे हैं। सभी यूट्यूब पे, लाइक आप खुद यूट्यूब पे हम सब कितने ज़्यादा चैनल्स देखते हैं, राइट? तो अब बेस्ट और मेथड एक आदमी को एक चीज़ के बारे में पता करने का है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बिकॉज सबसे पहले तो प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा कम पड़ते हैं बाकी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टीवी पे एक ऐड चलाना है और वो टीवी पे ऐड अगर आपको 100 रुपीज़ का पड़ रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वही सेम चीज़ आप 50 या फिर 40 रुपीज़ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रेफर कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अब अगर वो यूट्यूबर किसी चीज़ को प्रमोट करेगा तो उसका ट्रस्ट भी उस ब्रांड या फिर प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा इंटीग्रेट, राइट? मतलब कि वो प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो प्रोडक्ट अपनी उनकी अच्छी चीज़ों पे नहीं बिकेगा, बल्कि वो जो इन्फ्लुएंसर ने जितना ट्रस्ट बिल्ड किया है अपने ऑडियंस के अंदर वो भी काउंट होगा। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड्स प्रेफर करते हैं। और बाकी मेन, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है तो ब्रांड्स को भी इवॉल्व करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, राइट? अब आ जाते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप जैसे लेट से कंटेंट बना रहे हो, राइट? तो आप अपना पूरा फोकस कंटेंट बनाने पे दे रहे हो। अब साथ में आपको बहुत सारा ईमेल्स भी आ रहे हैं ब्रांड्स के कि हमें आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। अब पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है क्रिएटर के लिए, राइट? तो अब आप इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे? अगर आप इन दोनों चीज़ों को समहाउ बैलेंस कर भी लेते हो तो आप एक प्रोफेशनल लेवल का आउटपुट नहीं दे सकते दोनों चीज़ों में। अगर आप ब्रांड साइड बहुत अच्छी करोगे तो क्रिएटर साइड इफेक्ट होगी, क्रिएटर साइड बहुत अच्छी करोगे तो ब्रांड साइड इफेक्ट होगी। अब यहाँ पर आती हैं टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज। अब वो क्या करती हैं, उनके अंदर प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको प्रॉपर अच्छे से टैलेंट मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है। अब वो ये करते हैं कि आप अपना क्रिएटर साइड का ध्यान दो, क्रिएटर्स को बोलते हैं, और हम आपका प्रॉपर ब्रांड साइड मैनेज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये होती है टैलेंट मैनेजमेंट वाली चीज़, राइट? तो इसके अंदर मेन आजकल क्या हो गया, हर बंदा एक क्रिएटर है, हर बंदा एक टैलेंट है, राइट? तो इसलिए आज के टाइम पर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज भी बढ़ रही हैं। तो वो चीज़ है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि जो हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी होगी वो मोस्टली ब्रांड्स के लिए बनी होगी, वो ब्रांड्स को फायदा करवा रही है, ब्रांड्स को मार्केटिंग करके दे रही है। बट अगर वही टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी होगी तो क्रिएटर्स को फायदा करके दे रही है, यानी कि उनके पास जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनको संभाल रही है, पिच कर रही है, कुछ नया आइडियाज है वो देख रही है। तो वो ये मेजर डिफरेंस है कि वो किसको फेवर करती है ज़्यादा। तो ब्रांड्स जो है वो आजकल सेलिब्रिटीज के पीछे क्यों नहीं जा रहे, वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हुँ। तो इसका ना मेन रीज़न तो ये है कि आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज़ जितना चार्ज करते हैं ना, एक आम सेलिब्रिटी से अगर आपने कुछ एक पोस्ट करवाना है या फिर कुछ भी वीडियो बनवाना है ना, तो उनका चार्जेस करोड़्स में रहता है, और कईयों का उससे भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो वही जगह पर लेट्स से हम आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम इनसे वीडियो बनवाएँ, देखा जाए तो टेक्निकली इन दोनों का ट्रस्ट लेवल और फॉलोइंग काफी हद तक मैच करती है, और इनके प्राइस में ड्रास्टिक चेंज है। आप सीधा एक जीरो हटा सकते हो, इतना चेंज आ जाएगा प्राइस में। तो वो वाला चीज है। और शायद इसका कहीं ना कहीं रिलेटिबिलिटी को लेके भी होगा कि सेलिब्रिटीज जो है वो हमें रिलेटेबल कम लगते हैं, बिल्कुल। वो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी एक अलग दुनिया का पार्ट है और वो हमसे काफी अलग है। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है उसको हम अपने साथ ग्रो होते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। अगर ये कोई चीज रिकमेंड कर रहा है तो यानी ये खुद भी यूज करता होगा, खुद भी
उसके इफेक्ट्स उसे पता होंगे एंड इसीलिए वो रिकमेंड करता है। शायद ये भी एक रीजन हो हाँ, सकता है। बिल्कुल ये भी एक फैक्टर है, बट मैं कहूँगा ये फैक्टर अब थोड़ा-थोड़ा फेड अवे हो रहा है, बिकॉज़ आज के टाइम अच्छा। पर लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, देखा जाए तो। मतलब अब सबको पता है कि रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसके कारण आजकल थोड़ी सी ट्रांसपेरेबिलिटी कम हो रही है, और डेफिनेटली देखा जाए तो ब्रांड्स का मेन रीजन एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाने का ये है कि उस क्रिएटर ने जितना भी मेहनत किया है प्रॉपरली, जितना भी वो क्रिएटर ग्रो हुआ है, वो चीज़ का उनको फायदा होगा ब्रांड को। अब देखा जाए तो ये चीज सही भी है कि वो बंदे का ट्रस्ट है लोगों के ऊपर। और वही सेलिब्रिटीज का आए दिन तो ट्रोल होता रहता है, राइट? हम सबको पता है, ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, बट देखा जाए तो एक इन्फ्लुएंसर का जितना ट्रस्ट होता है ना, और इन्फ्लुएंसर को जितना लोग सपोर्ट करेंगे, वो एक ब्रांड को नहीं करेंगे। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, डिजिटल बूमिंग स्टार्स। तो इसके अंदर आशीष चंचलानी की एक स्टोरी हम्म। लिखी थी। उसके अंदर लाइक आशीष चंचलानी को किसी चीज के ऊपर बैकलैश मिल रहा था, तो उनके फैंस ने उन्हें हाँ। सपोर्ट किया, राइट? अब यही चीज एक सेलिब्रिटी के साथ होगी तो लोग उल्टा कहेंगे कि हाँ नहीं तुमने गलत किया, बिकॉज सेलिब्रिटीज को हम इतना अच्छे से नहीं जानते जितना हम क्रिएटर्स को जानते हैं। क्रिएटर्स अपने और इंस्टाग्राम कहीं ना पे। कहीं हमारे दिमाग में ये बना हुआ है कि यार ये कुछ ना कुछ तो गलत करते ही होंगे। हाँ वो लाइक, ये हमारे दिमाग में है। अब देखिए, आप एक बंदे का रियल रूप देख रहे हो, एक इन्फ्लुएंसर आप वीडियो बना रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं रियल रूप है, चाहे वो स्क्रिप्टेड भी है, बट वो आप खुद बोल रहे हैं। वहीं एक सेलिब्रिटी को आप मूवी में देख रहे हैं, उसके फॉर्म में नहीं, एक कैरेक्टर की फॉर्म में, तो हाँ, वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे अभी आपने बताया कि कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, और मेरे को ये भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी शेडी एप्स और शेडी प्रोडक्ट्स भी आने लग गए हैं। जैसे बेटिंग है या फिर कोई ऐसी चीज है, मनी अर्निंग वाली चीज है, जो कहीं ना कहीं मतलब बुरी भी नहीं है, बट स्टिल उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि बहुत कम लोगों को ही वो फायदा देगी। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के रिगार्डिंग की, मतलब आपको नहीं लगता पिछले कुछ दिनों में ऐसी कंपनीज और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को क्या ऐसी चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखा जाए तो अगर आप एक क्रिएटर हो, आपको अगर 1000 लोग भी देखते हैं ना, तो वो 1000 लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है। अगर आप कोई भी ब्रांड डील को हाँ बोल रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि वो जो 1000 लोगों को आप ट्रस्ट जीता है जिनका आपने, क्या उनको उस चीज से फायदा होगा या नहीं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी बढ़िया एक क्रिएटर को देखेंगे ना जो क्वालिटी कंटेंट डालता हो, उसने आज तक कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं की होगी जिससे उनके ऑडियंस को कुछ नुकसान हुआ हो, राइट? बिकॉज इसका मेन फैक्टर यही है कि आप अपने फॉलोअर्स को एक नंबर की तरह मत देखिए, एक इंसानों की तरह देखिए, कि मैं किसी इंसान को एक चीज रेकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा मत देखिए कि हाँ मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं इस चीज को प्रमोट करूंगा। आप देखिए कि मैं इतने इंसानों को बता रहा हूँ ये चीज यूज करने के लिए, क्या ये चीज मैं खुद भी यूज करूंगा, क्या ये चीज मुझे लेजिट लग रही है किसी दूसरे को बताने के लिए। और मानिए ना मानिए, अगर आप बेटिंग एप्स प्रमोट करोगे ना, तो वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज वो ऑडियंस भी समझ आएगी कि वो आपको आपके लिए नहीं देखेगी, क्योंकि वो ऑडियंस समझेगी कि ये हमें एप्स प्रमोट करके बता रहा है कि ये एप्स यूज कर लो, ये ये ऐप, पैसा कमाने के राइट? लिए ही आया है, वो हमारे लिए नहीं आया। आपको आपके लिए नहीं देखेंगे, वो जस्ट आपकी वीडियो देख के बंद कर देंगे। बट वहीं अगर आप एक जेन्युइन चीज किसी को प्रमोट करेंगे ना, तो वो कहेंगे कि हाँ इस बंदे ने हमें एक अच्छी चीज बताई है, और सेकंड चीज ये कि हमारा कोई नुकसान नहीं है इस चीज को यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल ईयरफोन्स लगा लीजिए, अगर आप एक ईयरफोन्स प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें ऑडियंस का कोई नुकसान नहीं है, बट वहीं अगर आप कोई बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें ऑडियंस का नुकसान है। ऑडियंस का सबसे पहले टाइम वेस्ट होगा, ऑडियंस के पैसे वेस्ट होंगे, एनर्जी वेस्ट होगी। तो इससे अच्छा आप अपना लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाइए, ताकि इन फ्यूचर आप लाइक, लेट से आपके 10,000 सब्सक्राइबर है, 10,000 व्यूज आते हैं, तो आप अभी कुछ हजार रुपए लेके एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर दिया आपने। अब आपकी ऑडियंस आपको छोड़ के चले जाएगी, और आपकी सुनेगी नहीं कि ये तो हमें वैसे ही गलत ऐप बता रहे, क्या सही बता देगा। अब अगर आप ये करते हैं तो आपको एक बार पैसे तो मिल जाएंगे, बट अगर आपने ये ना किया होता और अपना कंटेंट इंप्रूव किया होता, तो आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती, आप ग्रो होते, और आप क्या पता करोड़ों रुपए का बिजनेस कर जाते क्रिएटर इकोनॉमी इकोनॉमी में। तो ये चीज है। हाँ, मतलब जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है ब्रांड डील्स करते करते, मैं ये चीज समझ गया कि ये पूरा जो सिस्टम है 3 ट्रायंगल्स का है। एक ट्रायंगल पे ब्रांड है, दूसरे ट्रायंगल पे आपकी ऑडियंस है, और तीसरे पे कंटेंट। आपको तीनों को बैलेंस करके चलना है। आप किसी को भी कम कर ही नहीं सकते। अगर आपने किसी को भी कम किया तो वो चीज कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करेगी बिल्कुल। करेगी। कंटेंट को आपने कम किया, ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। अगर आपने ऑडियंस को वैल्यू नहीं दी और उनको कोई बेकार चीज बेच दी, तो वो छोड़ के चली जाएगी। और अगर आपने ब्रांड के साथ सही से काम नहीं किया तो वो ब्रांड कभी वापस आएगा नहीं आपके पास। तो
ये 3 ट्रायंगल जो मेरे हिसाब से है, जो हर क्रिएटर को शायद समझना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल सही है। बिकॉज़ देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक मीडिएटर हैं। आपकी जो बहुत कम क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए ऑडियंस आती है। मेजरली ऑडियंस या तो कंटेंट देखने के लिए आती है और ब्रांड्स आते हैं ऑडियंस के लिए। आपके लिए बहुत कम लोग आते हैं। अब बहुत ही बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस है ना, वही एक इस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं कि उनके लिए ऑडियंस आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हुँ। अभी अगर कैरी मिनाटी आज एक वीडियो डाले तो लोग कैरी मिनाटी के लिए जाएंगे, ना कि उस वीडियो के कंटेंट के लिए या उस चीज के लिए। अब वही अगर मैं एक वीडियो डाल दूं तो लोग उस वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तभी आएंगे। लोग मेरे लिए नहीं आएंगे कि हाँ वरुण ने हाँ, वीडियो डाली है तो मैं देखूंगा। लोग देखेंगे वीडियो अच्छी है, टॉपिक अच्छा है, तब देखूंगा नहीं। इसीलिए मैं ऐसा कहूंगा आपको कि आप स्टार्टिंग में ना जो चीजें आपको लग रहा है कि ऑडियंस को पसंद आएगी और जिससे आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे ना, वही चीज डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बनाना अच्छा लग रहा है, बट ट्राई कीजिए कि आपके वेन डायग्राम में वो दोनों सर्कल्स में जो ओवरलैप हो रहा है ना, वही कंटेंट बनाए जो आपको भी देखना पसंद है, आपको भी बनाना पसंद है और ऑडियंस को भी देखना पसंद है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चीज को छोड़ा तो आप लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। अगर आप जो ऑडियंस को नहीं पसंद वो नहीं बनाओगे तो ऑडियंस देखेगी नहीं। और अगर आपने कुछ ऐसी चीज बनाई जो बनाने में आपको इंटरेस्ट नहीं, आप बहुत जल्दी छोड़ जाओगे। तो वो चीज है। हुँ। ऐसे मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, कभी ब्यूनिक से मैंने एक बात ये सुनी है कि वो कोई भी अगर कंटेंट ऐसे बनाते हैं ना, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, तो पहले जब भी वो स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, वीडियो का आइडिया सोच रहे होते हैं, तो वो ब्रांड को कंप्लीटली सेपरेट रख देते हैं वीडियो से, और फिर अपने से सवाल पूछते हैं कि अगर इसमें ब्रांड प्रमोशन नहीं होता, तो क्या मैं ये वीडियो पोस्ट करता? अगर वो जवाब आता है हाँ, तभी वो ब्रांड के साथ आगे काम करते हैं, वरना वो काम ही नहीं करते, क्योंकि वो उनका बेसिक फिलॉसफी यही है यार, अगर वो मैं ब्रांड के लिए बस एक ऐसा कंटेंट बना लूं जो मैं पोस्ट कभी करने ना चाहूँ, तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा आगे चल के फ्यूचर में, जो कि काफी सही भी एग्जैक्टली लगता है और बिल्कुल। फॉलो करना भी बिकॉज चाहिए। आप ना अपने स्पॉन्सरशिप के कंटेंट को सिर्फ ऐसा मत देखिए कि मैंने एक पोस्ट करके इतने पैसे ले लिए। आप उसको ऐसा हाँ, देखिए कि वो एक आपका कंटेंट पीस है। वो आपकी क्रिएटिविटी का एक पार्ट है जो कि हमेशा के लिए आपकी प्रोफाइल पे पड़ा रहेगा। तो आप ये कंसीडर बिल्कुल कीजिए बिल्कुल। कि लेट्स से मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ना, तो अगर ये चीज़ को देख के मुझे हल्का सा भी बुरा लगा ना, तो वो बात सही नहीं होगी। बिकॉज जिंदगी में जो मर्जी हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको अपने कंटेंट को देख के कि ये मैंने क्या कर दिया पास्ट में, ऐसा रिग्रेट आता है ना, तो उससे बुरी चीज़ कोई नहीं होगी। इसलिए उन थोड़े से हाँ, पैसों को मत देखिए। वो पैसा आप क्या करोगे, मैक्स टू मैक्स खर्च दोगे उस टाइम पर। बट अगर आपने वो ट्रस्ट गेन कर लिया अपने ऑडियंस का, तो वो आप बहुत लॉन्ग टर्म उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। और आपकी ऑडियंस भी आपको प्रॉपरली, कहते हैं ना, कल्ट ऑडियंस बन जाएगी जो कि आपको हर हम्म, चीज के लिए देखेगी। बिल्कुल। तो इसमें अभी आगे बात आती है कि जैसे जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो आखिर ब्रांड्स का क्राइटेरिया क्या होता है इन्फ्लुएंस को चूज करने का या फिर शॉर्टलिस्ट करने का, या फिर एज एन एजेंसी ओनर आपका क्या क्राइटेरिया होता है? तो सबसे पहले तो ना ब्रांड ये देखता है, ब्रांड हर चीज की एक टारगेट ऑडियंस होती है। क्रिएटर की भी टारगेट ऑडियंस होती है। अगर एक क्रिएटर कुछ कंटेंट बना रहा है तो उसकी भी टारगेट ऑडियंस होती है कि मुझे ये लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एक कुछ कंटेंट बनाऊं तो मैं कहूंगा मुझे क्रिएटर्स देखेंगे। अगर आप गेमिंग कंटेंट बना रहे हैं तो आपको गेमिंग वाले लोग देखेंगे, राइट। उसी तरह ब्रांड की भी ऑडियंस होती है कि हमें इन टाइप के लोगों को अपना कस्टमर बनाना है, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है। तो ये चीज़ है। अब ब्रांड सबसे पहले तो देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस मैच होनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगर टारगेट ऑडियंस मैच नहीं हो रही तो वो कुछ किसी भी हालत में नहीं कराएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। एक कोई बंदा है, आप लाइक लेट्स से आप गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, राइट। अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आपको ऑडी की ऐड करनी है, तो वो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बिकॉज आपकी ऑडियंस गेमिंग देखना बिल्कुल। चाहती है। और वहीं अगर मैं एक जो गाड़ियों की वीडियो बनाता है उसको मैं कहूँ कि आपको एक गेम की ऐड करनी है, तो उसका भी सेंस नहीं बनेगा। एक बहुत छोटी सी सेगमेंट ऑफ ऑडियंस शायद उस चीज से इफेक्ट हो, बट मेजरली ब्रांड को कुछ ऐसा हम्म, ड्रास्टिक आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा उस चीज से। तो सबसे पहले तो ब्रांड ये देखता है कि टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैच हो रही है नहीं हो रही वो सब। अब एक बार टारगेट ऑडियंस मैच हो गई तो ब्रांड देखता है कि अब इस टारगेट ऑडियंस में किस क्रिएटर की टारगेट ऑडियंस मैच कर रही है। अब लेट्स से 10 क्रिएटर्स की टारगेट ऑडियंस उस टारगेट ऑडियंस से मैच कर रही है जो ब्रांड को चाहिए। अब वो देखते हैं इन 10 क्रिएटर में से सबसे अच्छा एंगेजमेंट कितना है। अब एंगेजमेंट इन द सेंस की लाइक्स और कमेंट्स नहीं, बिकॉज एक चीज मुंबईकर निखिल ने बोली थी जो मुझे बहुत सही लगी, कि जो असल में आपकी ऑडियंस होती है ना, जो कोई प्रोडक्ट को यूज करेगी, खरीदेगी, वो कमेंट भी नहीं करते। ये चीज एक बहुत ध्यान से सोचने वाली चीज है। लेट्स से अगर मेरी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और मैं बहुत ही किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ ना,
तो मैं मोस्टली कमेंट ही नहीं करता हूँ यूट्यूब पे किसी चैनल के ऊपर। अब वही सेम चीज है, मोस्टली हाँ। आजकल तो कमेंट सेक्शन में स्पैमर्स होते हैं। आप अगर एक क्रिएटर चाहे वो खुद अपनी एंगेजमेंट बढ़ा ले स्पैम करवा के, राइट? हम्म। तो इसलिए आज के टाइम पर जो लाइक्स और कमेंट्स वाली चीज है ना वो इररिलेवेंट हो गई। आज के टाइम पर असली एंगेजमेंट इस तरीके से पता चलती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कितनी रिडायरेक्ट हो रही है, वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कितनी फॉलो करती है। लेट्स से अगर आप आज आपका यूट्यूब चैनल पे 1 लाख फॉलोअर्स है और अगर आपके इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर्स हैं तो फिर आपकी एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं हुई। तो इस चीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एंगेजमेंट कितनी है। अगर आपके यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो आपके एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे भी हों, और अगर 50,000 है तो मैं कहूंगा इनसेन अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट। इतनी एंगेजमेंट यूजुअली होती नहीं, बहुत ही कम लोगों की होती है, बट अगर हो जाए तो वो काफी सही क्रिएटर रहेगा। अब सबसे पहले ये चीज देखिए, और नेक्स्ट चीज ये कि आप ये ट्राई करिए उस क्रिएटर में देखने की कि उस क्रिएटर को लोग कंटेंट के लिए देख रहे हैं उसके लिए। अगर किसी भी एक वीडियो के ऊपर यूजुअल से कम व्यूज आ गए ना, मतलब कि वो ऑडियंस कंटेंट के लिए देखती है, उस क्रिएटर के लिए नहीं। सबसे पहले ये देखिए कि व्यूज रेगुलर है। व्यूज रेगुलर ब्रांड्स इसलिए नहीं देखते कि उस बंदे के व्यूज हमें चाहिए, व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ब्रांड्स को नंबर्स नहीं चाहिए, ब्रांड्स को कस्टमर्स चाहिए। इसलिए ब्रांड्स देखते हैं कि उस ऑडियंस जो है उस बंदे की वो उसके लिए देखे। अब लेट्स से एक माइनक्राफ्ट क्रिएटर, वो दो टाइप्स की वीडियोस बनाता है, एक सर्वाइवल और एक 100 डेज। अब 100 डेज पे तो उसके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और सर्वाइवल में उसके लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अब इधर मैं इस क्रिएटर के साथ बिल्कुल काम नहीं करूंगा, बिकॉज इस क्रिएटर को जो असल में देखने वाले लोग हैं ना वो 1 लाख ही हैं जो उसके लिए देखते हैं। बाकी जो उससे ऊपर आएंगे वो जस्ट उसके कंटेंट के लिए आ रहे हैं या टॉपिक के लिए आ रहे हैं। अब अगर मैं इसके साथ काम करूंगा भी तो मैं ये नहीं लेके चलूंगा कि इसके बंदे के पास मिलियन की ऑडियंस है, मैं ये लेके चलूंगा कि उसके पास 1 लाख की ऑडियंस है, और मैं उसको उसके हम्म। अकॉर्डिंग देखूंगा कि मेरे पास पोटेंशियल 1 लाख बायर्स हैं उस चीज के लिए। तो ये चीज रहेगा। और नेक्स्ट, अगर आपको ये बिल्ड करना है कि लोग आपको आपके लिए देखें, तो ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों से एडअप होके बनता है। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दीजिए कि ऑडियंस को कभी ऐसा ना सोचना पड़े कि यार इस बंदे में अब कंटेंट में दम नहीं रहा। ऑडियंस आपकी किसी वीडियो को खोल के रिग्रेट ना करे। अगर एक बंदे ने आपकी वीडियो को खोल के आपकी वीडियो को देखना रिग्रेट किया ना, तो वो अगली बार आपकी वीडियो देखने से पहले 10 बार सोचेगा, और हो सकेगा कि वो आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप अपनी वीडियो को इतनी यूजफुल या इतनी एंटरटेनिंग, जिस भी आप नीश में बना रहे हैं, इतनी रेलेवेंट बनाइए कि लोग उसे देखें और लोगों को लगे कि हाँ भाई ये बंदा टाइम वेस्ट नहीं करता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इधर एक क्रिएटर का स्ले पॉइंट। तो उनकी वीडियो 2 हफ्ते के बाद आती है, बट उनकी एक भी वीडियो को रिग्रेट नहीं करता कोई बंदा देखना, बिकॉज वो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं और वो काफी अच्छी एंटरटेन कर देती है वीडियो। तो ये चीज है, आप ट्राई कीजिए कि आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। डेफिनेटली आपकी भी ब्रांड वैल्यू पर्सनली बढ़ेगी और लोग आपके लिए आपको देखेंगे। तो इसमें जो ब्रांड्स हैं वो किसी इन्फ्लुएंसर का रेट कैसे डिसाइड करते हैं? किस बेसिस पे रेट जो है किसी इन्फ्लुएंसर का डिसाइड होता मैंने आपको अभी इन जिन चीजों के बारे में बताया, एंगेजमेंट कितनी है, ये सब, है? हाँ। ये सब चीजें तो प्रॉपरली लाइक मैटर करती हैं। नेक्स्ट चीज ये ब्रांड देखती है कि वो जो ऑडियंस है ना वो कितनी रेलेवेंट है मेरी चीज के साथ। मोस्टली इस चीज को देखने के लिए हम प्रीवियस डेटा देखते हैं कि अगर लेट्स से मैं कोई फिनटेक ऐप किसी क्रिएटर से प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो अगर उस पर्टिकुलर क्रिएटर ने पास्ट में कोई फिनटेक ऐप प्रमोट कर रखा है तो बेस्ट हो जाएगा, तो हमको सीधा सीधा पता लग जाएगा, है हाँ। ना, डेटा कितना आया है। बट अगर ये चीज नहीं है तो ब्रांड फिर यही देखते हैं कि उस बंदे की एंगेजमेंट कितनी है, उसके बाद उसके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, यानी कि उसके दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग कितना उसे रीडायरेक्ट होके फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीजें ब्रांड देखती है और उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड करती है। अब लेट्स से एक कोई बिजनेस वाला बंदा है जो कि 1,000 व्यूज हैं, उस बंदे के 1,000 व्यूज आते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और उस बंदे के कंटेंट को मोस्टली ऐसे लोग देखते हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं बहुत ही। तो अब उस बंदे के 1,000 व्यूज के लिए कोई ब्रांड क्या पता 1 लाख रुपए देने को रेडी हो जाए, बिकॉज उस बंदे के पास जो ऑडियंस है ना वो ऑडियंस ढूंढनी बहुत मुश्किल है। एक रिटायर्ड पर्सन, यानी कि वो पर्सन अब फ्री है, वो किसी भी चीज पे इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास टाइम है देने के लिए प्रोडक्ट को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा देने को भी ब्रांड रेडी हो जाएगा। अब वहीं अगर मैं कहूँ कि एक कोई पर्सन है जो गेमिंग वीडियोस बनाता है और ट्रेंडी टॉपिक्स के ऊपर और उसे 10 मिलियन व्यूज आते हैं, तो हो सकता है ब्रांड उसे 1 लाख रुपए भी ना दे, क्योंकि उस ब्रांड को लगे कि इसकी कोई भी ऑडियंस इसके लिए आ ही नहीं रही, तो बात क्या सुनेगी। तो वो वाला चीज है। सबसे पहले मैं लाइक ऐसा प्राइस का कोई रफ एंड टफ रूल नहीं रहता। प्राइस बेसिकली डिपेंड होता है बहुत सारा फैक्टर्स को लेके, जिसमें से ये 3 फैक्टर्स मेनली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस क्या है, उनकी लाइक
लोकेशन किधर है। सबसे पहले तो देखेंगे कि टीयर 1 सिटी की है, टीयर 2 सिटीज की है, एज क्या है, लाइक मैच करती है या नहीं, कितने परसेंट मैच करती है, अगर ये फर्स्ट नंबर ऑडियंस मैच करती है कि नहीं। दूसरी आपकी एंगेजमेंट कितनी है, लाइक एंगेजमेंट मैंने आपको समझाया कि आपको लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कितना फॉलो कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कितना हो रहे हैं लोग आपके बारे में। कमेंट्स यूजुअली रीड नहीं करने का फायदा, अगर कमेंट्स रीड करना भी है तो कमेंट्स रीड करके देखिए कि लोगों ने आपके कंटेंट के बारे में क्या बात की है, ना कि लोगों ने लाइक कंटेंट। अगर आप कभी भी एक कमेंट को एनालाइज करेंगे ना किसी बंदे के, तो एंगेजमेंट उसी बंदे का ज्यादा होगा जिसके कमेंट्स में लोगों ने बताया होगा कि भाई तुमने ये जोक बहुत अच्छा मारा, ये जोक बेकार था। ना कि आप सीधा देख हम्म। लीजिए कि 1 लाख व्यूज के ऊपर 10,000 कमेंट्स है, बहुत अच्छा है, क्या पता उसमें सभी ने एक ही कमेंट स्पैम किया हो। अगर आप प्रॉपर उसे कमेंट सेक्शन को हाँ। पढ़ के देखेंगे, अगर लोगों ने बात कर रखा है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी थी, वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो उस बंदे का एंगेजमेंट ज्यादा है, ना कि उसका नंबर ज्यादा है। तो ये चीज एंगेजमेंट में हम देखेंगे। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे कि वो बंदा जो है, उस बंदे का पर्सनल ब्रांड वैल्यू कितना है, यानी कि उस बंदे का कंटेंट कैसा है, उस बंदे का कंटेंट फैमिली फ्रेंडली कितना है, उस बंदे का कंटेंट एंजॉय कर पाएगा कोई या नहीं, और उस बंदे के कंटेंट के अंदर ब्रांड कैसे इंटीग्रेट होगा, ब्रांड इंटीग्रेट होगा भी तो क्या उसके कंटेंट के स्टाइल से मैच करेगा या फिर वो ब्रांड मैच ही नहीं करेगा। तो इन 3 फैक्टर्स को मेनली देख के हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर क्रिएटर का। और कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है मार्केट में कि अगर तुम्हारे 1 लाख व्यूज आते हैं तो इतने ही पैसे मिलेंगे। आप ब्रांड को कुछ भी पिच कीजिए जो आपको सही लगता है इन तीनों फैक्टर्स को देख के, तब आपको मोस्टली ब्रांड बता देगा कि नहीं आप ये ज़्यादा बोल रहे हैं, ये इतना होगा, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं आपको एक काफ़ी अच्छा प्राइस जो कि आप ना कम बोल रहे हैं ना ज़्यादा, तो आप एक एजेंसी को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि आप मुझे बताइए कि मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उससे पूछिए कि आप किस एजेंसी के साथ काम करते हैं, मुझे कनेक्ट करवा दीजिए। वरना बेस्ट रहेगा जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल मैनेजर या फिर एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ एसोसिएट हो जाइए। बिल्कुल। तो जैसे अगर कोई कैंपेन जब खत्म हो जाता है किसी ब्रांड के साथ, तो आप बैकएंड में उसे जज कैसे करते हो तो सबसे पहले तो कि एक वो कैसा रहा एग्जैक्टली कैंपेन? मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हर कैंपेन का एक गोल होता है। कई कैंपेन्स ब्रांड अवेयरनेस के लिए किए जाते हैं, कई कैंपेन सेल्स के लिए किए जाते हैं, कई कैंपेन जस्ट लोगों को विजिटर्स लाने के लिए किए जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले इन तीनों कैंपेन्स को डिवाइड करते हैं कि ये कैंपेन हमने किया किस लिए है। सबसे या इसे ब्रांड अवेयरनेस के लिए किया है, या ट्रैफिक के लिए किया है, या सेल्स के लिए किया है। अगर ब्रांड अवेयरनेस के लिए किया है तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आए, पता लग जाएगा कि इतनी अवेयरनेस हो गई, इतने लोगों को दिख गया चीज़, है ना। अगर हमने इस चीज़ को ट्रैफिक के लिए किया है तो हम देखेंगे लिंक्स पे कितने क्लिक्स आए, कितनी देर वेबसाइट पे रहे लोग, वो गूगल एनालिटिक्स से पता लग जाएगा। तो ट्रैफिक भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। अगर सेल्स के लिए किया है तो हम यूजुअली प्रोमो कोड या ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कितनी सेल्स आई, कॉस्ट पर इंस्टॉल क्या निकला, या फिर कॉस्ट पर सेल्स क्या निकला। तो ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज़ों के कि इतना कॉस्ट पर इंस्टॉल स्टैंडर्ड है, तो अगर उससे ज़्यादा आया तो भी हमसे कुछ गलती हो गई या फिर क्रिएटर अच्छा नहीं रहा, और अगर उससे कम आया तो कैंपेन एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हम्म। सो जैसे अभी आजकल जो है पिछले एक साल से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, रील्स भी काफ़ी आ रही हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी काफ़ी आ गया। तो इससे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या चेंज, टैलेंट मैनेजमेंट वगैरह में की साइड में क्या चेंज आया है? तो सबसे पहले तो आज के टाइम पर मैं किसी भी बंदे को, अगर आप यूट्यूब पे सही पे पैसा कमाना चाहते हो या फिर आपने रखा है कि मुझे ब्रांड साइड अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालना। आपको डेफिनेटली व्यूज मिल सकते हैं, मे बी आपको ऑडियंस भी मिल जाए थोड़ी बहुत, बट मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। तो लेट्स से आप यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल रहे हैं, तो एक कोई बंदा अगर आपकी वीडियो देखेगा ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। आपका टाइटल कैसा है, उसके बाद आपका थंबनेल कितना क्लिक किया, उस बंदे को कितना अच्छा लगा आपका थंबनेल, ये सब देख के एक बंदा क्लिक करेगा आपकी वीडियो के ऊपर। यानी कि सबसे पहले तो लाखों में से 10, लाखों में से हजारों लोग ही आपकी वीडियो को देख रहे हैं, इतनी सारी ऑडियंस तो ऐसे ही फिल्टर हो गई। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप खुद देखिए कि आपको 1 लाख में से 1,000 लोग देख रहे हैं, तो उसमें कितना फर्क है। और अगर आप रील्स पे देख रहे हैं तो लिटरली अगर मैंने आपकी वीडियो नहीं भी देखनी तो व्यूज तो काउंट हो ही जाएंगे, मैंने अगर स्वाइप अप भी किया तब भी व्यूज काउंट हो जाएंगे। तो उसमें कितना डिफरेंस है। यानी कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियो पे एक 1,000 व्यूज आ रहे हैं ना, तो आप अपने इंप्रेशंस देखिए कि आपके कितने इंप्रेशंस आए थे। मे बी आपके 1 लाख इंप्रेशंस आए हों, मे बी आपके 50,000 इंप्रेशंस आए हों। यानी कि अगर आपने वही चीज़ रील में डाली होती तो आपके 50,000 व्यूज आ जाते, क्योंकि वही सेम चीज़ व्यूज तो काउंट हो ही जाएगा इंप्रेशंस में। वो चीज़ है। सेकंड चीज़ ये कि जो लोग भी आपका शॉर्ट देखेंगे ना, वो आपको याद नहीं रख पाएंगे, बिकॉज
मतलब कई केसेस में आपको याद रखेंगे डेफिनेटली, अगर आपका कंटेंट का स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग आएंगे, आपको सुनेंगे, हंसेंगे, आगे निकल जाएंगे। वो लोग आपको रिकॉलेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी, आपके नाम की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक ब्रांड अगर किसी क्रिएटर पर स्पेंड करता है ना, तो देखता है इस बंदे की रिकॉलेबिलिटी कितनी है। यानी कि अगर मैंने आज कैरी मिनाटी की एक वीडियो देखी है 2 हफ्ते पहले, उसमें उसने एक मास्क के बारे में बात किया था, तो जब मैं उस वीडियो को रिकॉल करूंगा तो मुझे उस मास्क के बारे में भी डेफिनेटली याद आएगा। तो ब्रांड्स ये देखते हैं कि इस बंदे की या इस क्रिएटर की वीडियो को कितना रिकॉल कर पाएंगे लोग, 1 हफ्ते तक याद रहेगी क्या वीडियो कि हाँ उसकी एक वीडियो आई थी। अब एक बड़ा क्रिएटर वीडियो डालेगा तो मे भी उस वीडियो की एक हाइप 1 हफ्ते तक रहे। आप स्कूल में जाओ, लोग कहेंगे हाँ ये वीडियो है अच्छी थी, आप काम पे जाओ, लोग कहेंगे ये वीडियो अच्छी थी। अब वही शॉर्ट पे कोई आपको ऐसा मिलके थोड़ी बोलेगा कि आपने वो वाला शॉर्ट देखा, बिकॉज उसकी रिकॉलेबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं डेफिनेटली अभी तो किसी को लाइक अगर आपको नंबर्स चाहिए प्योरली तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी ट्रूली ब्रांड वैल्यू बनानी है तो बिल्कुल आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ना जाइए, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, और टाइम पास पे मैं नहीं समझूंगा कि कोई भी ब्रांड अपने आप को सेल्स या ट्रैफिक के लिए प्रमोट करेगा। ब्रांड अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली कर सकता है ब्रांड प्रमोट, बट उसका लाइक यूजुअली पेमेंट बहुत कम रहता है। समझा समझा। सो जैसे अभी हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ 4-5 सालों से, जैसे जैसे इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, काफी पॉपुलर होती जा रही है, हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है। उसी के चक्कर में काफी सारी ऐसी एजेंसीज भी आ रही हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काम कर रही हैं या फिर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का काम कर रही हैं। तो मतलब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इंडिया की अगर मैं बात करूँ? मैं समझता हूँ कि कंपटीशन तो हर फील्ड में है। कोई ऐसी फील्ड नहीं मिलेगी जिधर हाँ। कंपटीशन नहीं है। और जिस फील्ड में कंपटीशन नहीं है ना, सही में आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ये फील्ड सही भी है। एक बार एनालाइज कीजिए। बिकॉज मैं अगर आपको कहूँ कि जॉब में कंपटीशन है, उसमें है, बट अगर मैं वहीं कहूँ अगर ड्रग डीलिंग में कंपटीशन नहीं है, तो किसी रीजन के वजह से नहीं है ना, वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ लॉजिकल नहीं है, वो चीज़ लेजिट नहीं है। अगर वही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेरे अकॉर्डिंग अभी एक बूमिंग इकोनॉमी है, जो कि आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बूम होगी। अभी हम सिर्फ 1 या 2% जो इसका पोटेंशियल है वही देख रहे हैं। आने वाली टाइम में ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्रिएटर इकोनॉमी 2 या 3 सालों तक इतनी बूम हो जाएगी कि ये टोटल प्रॉपर इकोनॉमी की वैल्यू सिर्फ इंडिया में $15 बिलियन के आसपास होगी। और अभी एनालाइज किया जा रहा है कि अभी क्रिएटर इकोनॉमी की वैल्यू 4,000 लाइक मिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो अभी 400 मिलियन। या $400 मिलियन के आसपास है। तो इसके प्रॉपर फिगर्स आपको लाइक इस बुक में मिल जाएंगे। एक बुक है, अगर कोई क्रिएटर बनना चाहता है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। तो ये मेरे मैंने भी अभी पढ़ी या थी। ये मेरे मेंटोर की बुक है, तो मनीष पांडे नाम का उनका, तो वो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है। तो इसमें प्रॉपर फिगर्स लिखे हैं कि ये अभी लाइक $400 मिलियन की है, और इन फ्यूचर ये जा सकती है अराउंड $15 बिलियन तक सिर्फ इंडिया में। तो अभी जितने लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं ना, वो बहुत कम है। यानी कि अगर हम समझे कि इसी रेट से नई एजेंसीज आती रही ना, तो आने वाले 3-4 साल तक हर एजेंसी के पास अपने 20 से 25 लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होंगे। इतना है इस इंडस्ट्री में दम। हाँ, हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ वैल्यू ऐड करने का नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं ना इस चीज़ में, तो आप ना ही स्टार्ट कीजिए, तो आप कोई और चीज़ देख लीजिए, वो बेटर रहेगा। बिकॉज इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपको किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ट्रूली आपको समझना पड़ेगा कि व्यूज और इंसानों में क्या डिफरेंस है, एक व्यू और एक सेल में कितना डिफरेंस है, कॉस्ट पर इंस्टॉल क्या होता है। डेफिनेटली आप अगर आपको असल में इच्छा है कि आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ब्रांड्स की लाइफ में, क्रिएटर्स की लाइफ इजी बनाना चाहते हैं, आप इस इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। बट अगर आपका सिर्फ यही एंड गोल है कि मुझे पैसे कमाने हैं और इधर ज़्यादा पैसे हैं तो चले जाता हूँ, तो बिल्कुल मत आइए। बिकॉज फिर आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन होगी, बिकॉज आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो आपकी बात से समझ आ जाएगा कि ये बंदा मेरे पास पैसे के लिए नहीं आया, मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आया। पैसे तो उसे मिल ही जाएंगे, नो इश्यूज, बट अगर वो वैल्यू ऐड करेगा तो समझ आ जाएगा उसकी बात से। अब वहीं दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई ये क्रिएटर 50,000 का है, वीडियो करवाना है या नहीं ब्रांड को, तो ब्रांड को सीधा समझ आ जाएगा ये तो वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा, इसने तो बताया ही नहीं इस क्रिएटर की एंगेजमेंट कितनी है, ये क्रिएटर मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। ये सब उसने जस्ट मुझे बताया ये क्रिएटर 15,000 या 50,000 का है, करवानी है वीडियो तो बताओ, नहीं तो नहीं। तो ब्रांड डेफिनेटली उससे सोचेगा भी नहीं करवाने का, तो वो चीज़ है। अरे बल्कि ये चीज़ मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में हैं और उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ज़्यादातर जो है मतलब काफ़ी, हाँ, टीनेज में ही होते हैं वैसे तो, और मतलब सिर्फ पैसे के लिए कि
वही बीच का काम चल रहा है कि ब्रांड से इतना ले लो, इन्फ्लुएंसर को इतना दे दो, बस उसमें इतना बच रहा है, तो कोई वैल्यू एडिशन वाला काम है ही नहीं। वो चाहते ही, वो ये नहीं सोच रहे कि इसमें क्रिएटर का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ब्रांड को कैसे हेल्प करते हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। बस सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीच का जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, बस वो ज्यादा से ज्यादा होता रहे, ज्यादा से ज्यादा वो कमाते रहे। और मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म चीज है भी नहीं, वो बस कुछ महीने कमाया जा सकता है। उसके बाद जो है, तुमने कोई कॉन्टैक्ट्स बिल्ड नहीं करे, तुम्हारा कोई गुडविल नहीं बनी है मार्केट में, क्योंकि सबको पता है तुम सिर्फ पैसे के लिए हो, तुम मोटा मोटा मार्जिन रख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली तो इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको ना, एक मैं अगर बताऊं एक अच्छी एजेंसी और एक फ्रीलांसर या ऐसे बंदे के बीच में डिफरेंस करने के लिए, कि अगर एक अच्छी एजेंसी या एक अच्छे लोगों के साथ आप काम करोगे ना, तो उनका एक प्रॉपर परसेंटेज होगा कि अगर हम ब्रांड से इतने पैसे ले रहे हैं तो इसमें हमारा इतना कट होगा, वो सीधा सीधा बता देंगे। ये हम्म। हमारे चार्जेस होंगे ऑपरेट करने के, ये सब। अब वहीं अगर दूसरा बंदा होगा, वो देखेगा कि क्रिएटर कितना चार्ज कर रहा है और मैं ब्रांड को कितने पे मना सकता हूँ। अब अगर वो क्रिएटर को 5,000 में मना रहा है और ब्रांड से 15,000 ले रहा है ना, तो वो उसमें भी कर लेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप उस हाँ। टाइम पर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ना उस क्रिएटर की ना उस ब्रांड की, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। और मैं इसे बिल्कुल स्ट्रांगली लाइक डिस्करेज करूंगा इस चीज को। बिकॉज आप हम्म। जब लाइफ में लाइक, एक बुक है काफी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत अच्छी मुझे पर्सनली लगी, कि मोस्टली लोग क्या रिग्रेट करते हैं। एक नर्स ने लिखी है, वो काफी ज्यादा लोगों को मरते हुए देखती थी, तो उसने एक बुक लिखी है, 5 कॉमन रिग्रेट्स पीपल हैव व्हाइल डाइंग। तो उसमें उसने लिखी है, अगर आपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे और अगर आपको किसी भी जगह पर रिग्रेट हुआ ना कि आप गलत थे, तो उस जगह का रिग्रेट आपको बहुत चुभता है एंड पे लाइफ के। तो अगर आप लाइक लेट्स से आप बहुत सक्सेसफुल हो भी गए लाइफ के एंड में, बट आप देखोगे कि हाँ यार, मैंने उस टाइम पर ये क्या चीज कर दी, मैं बस पैसे के लिए काम करता था, ये करता, तो आपको एक रिग्रेट रहेगा। और लाइफ में मैंने पहले भी बोला कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और जो मर्जी हो। बिल्कुल। तो आपने फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे भी टच कर रही थी, जो मैं पूछने वाला था, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप बुक्स काफी पढ़ते हो, तो कुछ मतलब इन द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहोगे इस चीज से रिलेटेड, क्रिएटर इकोनॉमी या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड? सबसे पहले तो, अगर आप मार्केटिंग को इन जनरल समझना चाहते हैं ना, तो मैं कहूँगा साइकोलॉजी को समझिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जिन लोगों को आप बेच रहे हैं वो भी इंसान है, और आप जिन ब्रांड्स के लिए बेच रहे हैं वो भी इंसान है। सभी लोग इंसान है, और दिमागों की फंक्शनिंग, इंसानों की फंक्शनिंग को ही साइकोलॉजी कहते हैं। तो आप सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़िए, और मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की बेस्ट बुक्स हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स। मैंने खुद साइकोलॉजी स्कूल में नहीं ऑप्ट की, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी, बट मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं 11th और 12th की साइकोलॉजी का, और रियली वो बिगनर के लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है कि साइकोलॉजी क्या है, कैसे है। और अगर आप ये दोनों बुक्स पढ़ के, उसके बाद एक क्रैश कोर्स नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, उनके एक शायद 25 वीडियोस की सीरीज है साइकोलॉजी के ऊपर, वो देख लेते हैं ना, तो आपको एक काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा मार्केटिंग को समझने के लिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। उसके बाद एक बुक आती है, दिस इज मार्केटिंग, शायद मेरे पास पढ़ी भी होगी। तो ये बुक है सेथ गॉडिन की। सेथ गॉडिन एक मार्केटिंग जीनियस है, और ये काफ़ी डीप थिंकर है, एक मार्केटिंग जीनियस है। पूरे वर्ल्ड में मार्केटर्स इन्हें एक्नॉलेज करते हैं कि इनके बनाए हुए कैंपेन्स कभी फेल नहीं होते। तो इनकी एक बुक है, दिस इज मार्केटिंग, और इससे पढ़ेंगे आपको एक काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि मार्केटिंग असल में कितने जगहों पर चल रही है, जो कि आपको पता भी नहीं था मार्केटिंग है। तो ये बुक मैं आपको डेफिनेटली पढ़ना रिकमेंड करूंगा, और आपको नए नए आइडियाज आएंगे ये बुक पढ़ के। बट अगर आपको इन जनरल प्रॉपर क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में ही सीखना है ना, तो मैं आपको ये बुक, मैंने आज 2 बार बोल दी पॉडकास्ट में, बूमिंग क्रिएट डिजिटल स्टार्स, तो इसके अंदर डिजिटल। अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या क्रिएटर इकोनॉमी है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्रिएटर इकोनॉमी है क्या। आपको समझना पड़ेगा कि एक क्रिएटर का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इन, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं, तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे कि क्रिएटर्स कैसे कैसे हैं। उसके बाद हर क्रिएटर की लाइफ स्टोरी क्या है। आपको सबसे पहले इस बुक को पढ़ के जो सबसे बड़ी लाइफ वैल्यू एडिशन मिलेगी ना, वो होगी कि हर बंदे को स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं मिलता लाइफ में। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई ना लाइफ में कि हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप अपनी जो आपको असली में चीज़ें पसंद है वो करोगे। बिकॉज मैं समझता हूँ कि हर बंदा आसान चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ आसान होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ में स्ट्रगल है। तो इसलिए वो चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता है। हर इंसान ने अगर ज़िंदगी में 8 से 9 घंटे काम करना है डेली, तो वो काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है।
और मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप बिल्कुल। ये बुक से काफ़ी ज़्यादा टेक अवेज मिलेंगे आपको क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीख के आप समझ सकते हो कि आप असल में अपने चैनल, अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर ब्रांड्स कैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए भी ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है। और क्रिएटर इकोनॉमी के ऊपर यार इन जनरल ना अभी ज़्यादा बुक्स लिखी नहीं गई, बिकॉज ये काफ़ी नई चीज़ है। हम्म। इसलिए अभी तो ये रिकमेंड करूंगा। और मोस्टली अगर आप ज़्यादा क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में डीप में घुसना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल है द फ्यूचर, उसकी वीडियोस देख सकते हैं आप। उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि एजेंसीज कैसे फंक्शन करती हैं, उसके बाद लाइक कंटेंट एजेंसीज क्या होती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, सब बताया गया है। और बढ़िया, आप यही सब रिसोर्सेज, मैं समझता हूँ आपको जस्ट स्टार्ट करना है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो रास्ता आगे बनता ही जाएगा खुद ना खुद। और ये कोई ऐसा क्रिएटर इकोनॉमी ऐसी चीज भी नहीं है जिधर रास्ता है ही नहीं, इसमें काफी रास्ता है। बहुत लोग ट्रेवल कर चुके हैं, आपको जस्ट स्टार्ट करना है, आप भी उस रास्ते पर पहुंच जाओगे और फिर आप आराम से चलने लग जाओगे। मैं भी आज से 1 डेढ़ साल पहले मुझे पता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। और मुझे भी एक प्रॉपरली काफी बेसिकली अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है ना तो एक चीज होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी। तो मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने एक अब खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, अब तो मैंने बंद कर दिया, बट उस टाइम पर एक स्टार्ट किया था, न्यू बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता था मैं। तो उधर मुझे एक बैंक ने अप्रोच किया कि हमें आपको स्पॉन्सर करना है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, ये बैंक मुझे पैसे क्यों दे रहा है, इनको क्या फ़ायदा होगा। बिकॉज अब मैं अगर नॉर्मल बंदा होता तो मैं कहता हाँ पैसे मिल रहे हैं बढ़िया है। बट मैंने एक चीज़ देखी कि ये मुझे पैसे क्यों दे रहा है, मैंने उनसे पूछा आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा। तो मैंने वो चीज़ समझी, इंटरनेट पे रिसर्च की, यूडमी पे कोर्स दिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। तो मुझे एक काफ़ी हम्म। अच्छी परसेप्शन मिली कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाह क्या चीज़ है। और इतना लाइफ में वैल्यू ऐड करती है ना ब्रांड्स के, ब्रांड्स को जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है वो चीज़ 1 रुपए की मिलने का पोटेंशियल रखती है ये। तो ये चीज़ देख के मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। और मैं मानता हूँ अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है ना तो उस चीज़ का रोल आप किसी कंपनी में ले लीजिए, इंटर्न बन जाइए किसी कंपनी में। मैंने एक कंपनी में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इंटर्नशिप किया, लाइक सोशल मीडिया का इंटर्नशिप किया, बट मैं ये चीज़ भी करता था। तो अब मैं उस कंपनी के बजट से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनका जो बजट था। मैं तो मुझे डेफिनेटली समझ भी आ गया कि कैसी कैसे वर्क करती है, रिजल्ट कैसे आते हैं। और उस कैंपेन में अच्छा रिजल्ट्स भी आया। वो अनपेड इंटर्नशिप थी बट मुझे एक जॉब ऑफर दिया उसी सेम कंपनी ने कि आप हमारे पास जॉब कर लीजिए। और वो भी पार्ट टाइम, और सैलरी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी मुझे पता था कि इस चीज़ में पोटेंशियल है। तो मैंने वो छोड़ के एक लाइक मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, वो मुझे लिंक्डइन पे मिले थे, तो उनके साथ हमने ये एजेंसी स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और हाँ अच्छा चल रहा है अभी। हम लाइक काफ़ी एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। और हम डेफिनेटली ये ट्राई करते हैं कि जिस भी ब्रांड और क्रिएटर के साथ काम करें दोनों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वर्ड ऑफ माउथ आपको तभी मिलेगा जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच अरुण भाई आज के इस पॉडकास्ट के लिए। सही में मेरे को खुद बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से एंड आई एम डैम श्योर कि ऑडियंस ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड गाइस आप लोग क्या करना कि मैंने वरुण की एजेंसी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसका नाम है हीक एंटरटेनमेंट। आप जाके उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अगर आप एक ब्रांड है और इसको चेकआउट इस पॉडकास्ट को वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप वो जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। और वरुण भाई कोई क्लोजिंग वर्ड्स? एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्यूरियस रहो, नई चीज़ों को ट्राई करते रहो हमेशा। कभी भी किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए और किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए डरो मत। कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर स्क्रीन पर डलवा दूंगा अभी, इस पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कुछ भी तरह की हेल्प चाहिए होगी मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपको। और बस अपना लाइक लाइफ में नई चीज़ें सीखते रहो, नई चीज़ें करते रहो, और लाइफ में रिग्रेट मत रखो कभी भी। मैं अगर अपनी एक चीज़ में सबको कह सकूँ ना, समझा सकूँ, तो मैं यही समझाऊंगा कि लाइफ में जो मर्जी हो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। और ऑडियंस आपको भी ये मैसेज है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे। साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।